इस तरह से फ्रेंड्स शंकु भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सिंडर शंकु होता है जो पायरोक्लास्ट से बना होता है, मिश्रित शंकु होता है जो पायरोक्लास्ट और लावा दोनों से बना होता है, परपोषित शंकु होता है जो शंकु के ऊपर शंकु का निर्माण करता है, सील्ड या क्षारी होता है जो क्षारी होता है वही क्या उसकी तरल अवस्था में रहता है, पतला होता है इसलिए फैल जाता है, तो सील्ड क्षारी शंकु हो गया। एसिड शंकु कौन सा होता है, जो खड़े ढाल वाला शंकु का निर्माण होता है उसी को एसिड। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को ज्वालामुखी क्रिया किस तरह से उत्पन्न होती है, उसका कारण क्या था और ज्वालामुखी विभिन्न देशों में कहां कहां पाए जाते हैं, इन सभी बातों पर मैं चर्चा कर चुका हूं और पूरा डिटेल से बताया था कि किस देश में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है। तो उसी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, वो पृथ्वी के ऊपर हो या पृथ्वी के भीतर यानी पृथ्वी के नीचे। तो उन आकृतियों के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि जो पृथ्वी के ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो पृथ्वी के ऊपर यानी भू सतह पर जब किसी चीज का निर्माण होता है तो उसी को बाह्य स्थलाकृति या बाह्य स्थल रूप कहते हैं, और पृथ्वी के भीतर यानी पृथ्वी के अंदर जब कोई किसी आकृति का निर्माण होता है मैग्मा या लावा के द्वारा तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक स्थल रूप या आंतरिक स्थलाकृतियां कहते हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की हुई। पहला, बाहर जो पृथ्वी के ऊपर जिस आकृति का निर्माण होगा उसे वाह्य स्थल रूप कहेंगे, और पृथ्वी के भीतर जिस स्थल रूप का निर्माण होगा उसे आंतरिक स्थल रूप कहेंगे। क्या कहेंगे, आंतरिक स्थल रूप या आंतरिक स्थलाकृतियां कहेंगे। तो बाह्य स्थल रूप का आशय है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर जब ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, ग्रेसर का निर्माण होता है, धुआरे का निर्माण होता है, क्रेटर का निर्माण होता है, कार्डेरा का निर्माण होता है, ये सभी जो बाह्य स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। क्यों आएंगे, क्योंकि यह पृथ्वी के ऊपर है ना, इसलिए बाह्य स्थलाकृति के रूप में आएंगे। पृथ्वी के नीचे तमाम स्थल रूप बनते हैं, जैसे बैथोलिथ है, लैपोलिथ है, हाइपोलिथ है, सिल है, डाइक है, प्लग है, ज्वालामुखी प्लग है। तो ये सब पृथ्वी के भीतर यानी पृथ्वी के अंदर स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसलिए इसे आंतरिक स्थल रूप कहेंगे। तो इस तरह से बाह्य स्थल रूप भी दो प्रकार का होता है, एक केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा, एक केंद्रीय उद्गार द्वारा या केंद्रीय उद्भेदन द्वारा निर्मित होता है स्थल रूप, और एक होता है दरारी उद्गार या उद्भेदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो दरारी उद्गार के अंतर्गत कौन सा आएंगे, दरारी उद्गार के अंतर्गत मुख्य रूप से दो तीन चीजों का निर्माण होता है। जैसे लावा पठार का निर्माण होता है, किससे, दरारी उद्भेदन से ही लावा पठार का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो मेसा होता है और बूटी होता है। क्या होता है, मेसा होता है, बूटी होता है। दरारी उद्गार के आधार पर या दरारी उद्भेदन के आधार पर दो रूप से निर्माण होता है, एक लावा पठार का निर्माण होता है, दूसरा मेसा और बूटी। ये क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए फ्रेंड्स, क्या लावा पठार तो कई है, जैसे भारत में दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, ब्राजील का पठार है, ब्राजील में, अमेरिका में कोलंबिया का पठार है। इस तरह से विश्व में तमाम लावा पठार हैं। जब मैं पठार वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर लावा पठार जितने भी हैं उन सभी पर मैं बात करूंगा। आज केवल इसे मैं समझाना चाहता हूं कि लावा पठार क्या होता है, मेसा क्या होता है, बूटी क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए भारत में एक सबसे अच्छा उदाहरण है रांची का पठार। कौन सा, रांची का पठार। तो रांची का पठार कुछ इस तरीके से है। क्या है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से है, और इसमें क्या है, कुछ इस तरीके से रांची का पठार है। क्या है, कुछ इस तरीके से रांची का पठार है। ये क्या है, तो एक लावा परत है। क्या है,
फ्रेंड्स ये लावा परत है, लावा की परतों के द्वारा ही इस पठार का निर्माण हुआ है ना, तो ये क्या है, लावा परत है। और जब नदियां इस पठार पर बहती हैं, क्या नदियां जब इस पठार पर बहती हैं, ये क्या है, नदियां बह रही हैं। जब नदियां किसी भी पठार पर जब बहती है तो क्या करती हैं, जो ऊपर वाली परत रहती है उसे अपरदन के कारण, नदी के अपरदन के कारण वो धीरे धीरे कट पिट जाती है, क्या कट जाती है। और कैसा अपरदन होता है, पार्श्व अपरदन होता है। एक लंबवत अपरदन होता है, एक पार्श्व अपरदन होता है। लंबवत अपरदन तब होता है जब नदी का उद्गार होता है, पहाड़ों पर चलती है तो लंबवत अपरदन होता है। जब वही नदी आकर मैदानी क्षेत्र में हो जाती है तो पार्श्व अपरदन। पार्श्व अपरदन का आशय यह है फ्रेंड्स कि अपने अगल बगल की चीजों को काटते हुए आगे की ओर बढ़ना। तो जब ये अपने आसपास की चीजों को जब काटते हुए नदी बहती है तो जो ये बड़ा सा एक परत, लावा परत है, इसी को कहा जाता है मेसा। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मेसा। जब नदियों के पार्श्व अपरदन के कारण परतें, लावा परतें कटती रहती हैं तो इसका आकार जब छोटा हो जाता है तो इसी को बूटी कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी पठार है, अगर उस पठार पर कोई भी लावा पठार है, अगर उस पठार पर कोई नदी बह रही है तो उस नदी से पार्श्व अपरदन होगा। पार्श्व अपरदन के कारण जो बड़ा वाला हिस्सा रहेगा उसे मेसा कहा जाएगा, और पार्श्व अपरदन के होते होते जब वो छोटा हो जाएगा लावा परत ही, तो उसी को बूटी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से दरारी उद्भेदन द्वारा इन्हीं तीन मुख्य रूप से आकृतियों का निर्माण होता है, जिसे मैं आपको लोगों को अच्छे से बता दिया। अब केंद्रीय उद्भेदन के द्वारा अगर बात की जाए तो केंद्रीय उद्भेदन में शंकु का निर्माण होता है। क्या फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है शंकु का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पर निर्माण होता है क्रेटर और काल्डेरा। क्या, क्रेटर और काल्डेरा का निर्माण होता है। तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो ग्रेसर का निर्माण होता है। किसका, ग्रेसर का निर्माण होता है फ्रेंड्स, ग्रेसर का निर्माण होता है। और चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो धुआरे का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, धुआरे का निर्माण होता है। अभी आंतरिक स्थल रूप पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल बाह्य स्थल रूप यानी पृथ्वी के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। इन सभी आकृतियों का निर्माण होता है। इस बाह्य स्थल रूप में केंद्रीय उद्गार है, दूसरा दरारी उद्गार है। मैं बताया था ना, ज्वालामुखी एक केंद्रीय उद्भेदन या उद्गार द्वारा निर्मित होते हैं, दूसरा दरारी। तो उसी से जब ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन होता है तो उसी से लावा पठार का निर्माण होता है, मेसा का निर्माण होता है, बूटी का। लेकिन जब केंद्रीय उद्गार होता है तो शंकु का निर्माण होता है, क्रेटर या काल्डेरा का निर्माण होता है, ग्रेसर का निर्माण होता है और धुआरे का निर्माण होता है। तो इसे मिटा देता हूँ, तब डिटेल से बताऊँ। देखिए शंकु, अगर मैं शंकु की बात करेंगे फ्रेंड्स तो शंकु भी कई प्रकार का होता है। कुछ शंकु सिंडर शंकु होते हैं। कौन सा शंकु होता है, सिंडर शंकु होता है। दूसरे नंबर पर मिश्रित शंकु होता है, मिश्रित शंकु होता है। तीसरे नंबर पर परपोषित शंकु होता है। कौन सा, परपोषित शंकु होता है। अगर चौथे नंबर पर बात की जाए तो सील्ड या क्षारी शंकु होता है। कौन सा, ये बार बार मैं शंकु शब्द नहीं लिखे हैं तो आप उसे समझ लीजिएगा। तो सील्ड या क्षारी होता है। और पांचवें नंबर पर एसिड शंकु होता है। कौन सा, एसिड शंकु होता है। तो इस तरह से और भी प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक सिंडर शंकु होता है, मिश्रित शंकु होता है, परपोषित शंकु होता है, सील्ड या क्षारी शंकु होता है और एसिड शंकु होता है। तो अगर बात की जाए सिंडर शंकु क्या होता है, तो जब पृथ्वी के भीतर से जब ज्वालामुखी का निर्माण होता है तो ऊपर जब विभिन्न कंकर पत्थर आकर, क्या, विभिन्न कंकर पत्थर या चट्टानों के छोटे मोटे टुकड़े आकर जब एक शंकु का आकार, एक त्रिभुजाकार आकार लेता है तो इसी को शंकु कहते हैं। और इस शंकु का नाम, जब त्रिभुजा आकार लेता है तो इसी को शंकु कहते हैं। और इस शंकु को क्या कहा जाता है, तो सिंडर शंकु कहा जाता है। यह किससे बना है, तो पायरोक्लास्ट से बना है। किससे, पायरोक्लास्ट,
पायरोक्लास्ट का आशय क्या है? तो पायरोक्लास्ट का आशय इसमें मैग्मा बहुत ही ना के बराबर होता है, इसमें कंकर पत्थर यानी चट्टानों के टूटे फूटे क्या टुकड़े अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे पायरोक्लास्ट कहा जाता है। और जो सिंडर शंकु होता है वो पायरोक्लास्ट के द्वारा ही बना होता है। अब वही बात हम करें मिश्रित शंकु। तो मिश्रित नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए क्या है, पृथ्वी की परत है, पृथ्वी के ऊपर ही इन सभी चीजों का निर्माण हो रहा है, इन आकृतियों का। तो अंदर से ज्वालामुखी आया, अंदर से क्या पृथ्वी के भीतर से ज्वालामुखी निकला और पहले क्या ये पायरोक्लास्ट का रूप ले लिया, फिर क्या मैग्मा की परत जम गई, फिर पायरोक्लास्ट की परत जम गई ना, फिर क्या मैग्मा की परत जम गई। तो इस तरह से जो शंकु का निर्माण होता है उसी को मिश्रित शंकु के नाम से जाना जाता है। मतलब जब पायरोक्लास्ट और लावा दोनों का मिश्रित रूप से जब किसी शंकु का निर्माण होता है तो उसी को मिश्रित, चूंकि मिश्रित रूप से शंकु का निर्माण हो रहा है इसलिए इसे मिश्रित शंकु के नाम से जाना जाता है। परपोषित शंकु क्या होता है? तो परपोषित शंकु जैसे फ्रेंड्स ये क्या है, एक कोई शंकु है, क्या है फ्रेंड्स, ये कोई शंकु है ना, ये कोई शंकु है। तो इस शंकु में एक क्या मुख्य नली होता है जिससे मैग्मा निकलता है, क्या एक मुख्य नली होता है जिससे क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। अब इसी मुख्य नली से कुछ उप नलियों का विकास हो जाता है, क्या फ्रेंड्स, कुछ उप नलियों का विकास हो जाता है। तो यहाँ भी एक शंकु का आकार ले लेता है, क्या यहाँ भी एक शंकु का आकार ले लेता है। इसी शंकु को उप शंकु या परपोषित शंकु कहा है। परपोषित शंकु क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस शंकु के ऊपर शंकु का निर्माण हो रहा है, किसी एक शंकु के ऊपर दूसरा शंकु आधारित है, इसके ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए इसे परपोषित शंकु कहा जाता है, इस परपोषित शंकु कहा जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो अमेरिका में एक माउंट शास्ता मैं आपको बताया था पर्वत, क्या माउंट शास्ता बताया था। तो ये शंकु मान लीजिए मुख्य जो शंकु है ये माउंट शास्ता हो गया, और जो ये छोटे छोटे शंकु हैं इसे नाम दिया गया माउंट सस्तीना। क्या नाम दिया गया? माउंट सस्तीना नाम दिया गया। अगर इस पहले वाले शंकु सिंडर शंकु की अगर उदाहरण की बात करें फ्रेंड्स, तो मैक्सिको में एक है माउंट जोरल्लो। कौन सा? माउंट जोरल्लो है, यह सबसे अच्छा सिंडर शंकु का उदाहरण माना जाता है। वहीं अगर मिश्रित शंकु की बात की जाए तो जो फ्यूजियामा है जापान का, क्या है, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजियामा है, यह सबसे उदाहरण मिश्रित शंकु का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो सिंडर शंकु का सबसे अच्छा उदाहरण माउंट जोरल्लो, यह कहाँ है? मैक्सिको में है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और मिश्रित शंकु का उदाहरण सबसे अच्छा फ्यूजियामा है, और परपोषित शंकु का उदाहरण शास्त्रा है, और इसी पर जो परपोषित शंकु निर्माण हुआ है इसे शास्तिना कहा जाता है, क्या शास्तिना कहा जाता है। अगर वहीं शील्ड या छारी शंकु की बात की जाए, शील्ड या छारी शंकु की बात की जाए तो यह क्या होता है, यह भी कहाँ पृथ्वी के ऊपर ही निर्माण होता है ना। तो इसमें क्या होता है, शील्ड या छारी में इसमें क्या सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होता है, इसलिए पतला होता है, ऐसे पतले आकार का एक शंकु का निर्माण होता है जिसे शील्ड या छारी, इसमें क्या सिलिका की मात्रा अधिक होता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, छारी कहा जाता है। सॉरी, सिलिका की मात्रा कम होती है इसलिए इसे छारी, जिसमें सिलिका की मात्रा अगर अधिक होती है तो इसे अम्लीय कहा जाता है, सिलिका की मात्रा अगर कम होता है मैग्मा में, लावा में, तो उसे क्या कहा जाएगा, छारी कहा जाएगा। तो इस तरह से शील्ड या छारी शंकु का निर्माण होता है। एसिड शंकु क्या होता है? एसिड शंकु एकदम बिल्कुल खड़ा ढाल वाला होता है। ये ज्वालामुखी का मुख है, क्या है, ये सभी में ज्वालामुखी का मुख है तभी तो निर्माण हो रहा है ना। तो इस तरह जो एकदम खड़ा ढाल वाला शंकु का निर्माण होता है उसी को एसिड शंकु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स शंकु भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सिंडर शंकु होता है जो पायरोक्लास्ट से बना होता है, मिश्रित शंकु होता है जो पायरोक्लास्ट और लावा दोनों से बना होता है, परपोषित शंकु होता है जो शंकु के ऊपर शंकु का निर्माण करता है, शील्ड या छारी होता है जो छारी होता है वही क्या उसकी तरल अवस्था में रहता है, पतला होता है इसलिए फैल जाता है।
तो इसलिए क्षारीय शंकु हो गया। एसिड शंकु कौन सा होता है? जो खड़े ढाल वाला शंकु का निर्माण होता है उसी को एसिड शंकु कहा जाता है। इसी शंकु के जब आकार बढ़ जाता है ना तो इसको ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड ये शंकु हो गया। अभी केवल और केवल मैं एक बात किया, एक शब्द पर, किस पर? शंकु पर बात किया। अब क्रेटर क्या होता है? तो ये मान लीजिए मुख हो गया। क्या हो गया? ये मान लीजिए मुख हो गया। इस तरह का एक शंकु है। क्या है? ये शंकु है ना। ये क्या है? शंकु है। ये मुख हो गया। क्या हो गया? मुख हो गया। यहाँ से ज्वालामुखी जा रहा है, ज्वालामुखी वाला नली हो, ज्वालामुखी नली हो गया। तो जब किसी शंकु का मुख एक कीप के आकार का होता है, कीप ऐसे तो होता है ना, कीप ऐसे ही तो होता है। ये मान लीजिए मुख नली हो गया, ये क्या हो गया? कीप हो गया। तो जब कीप के आकार किसी शंकु का मुख होता है तो उसी को क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। लेकिन ज्वालामुखी निकलते निकलते अगर इसका मुख और बड़ा हो जाता है तो उसी को कालडेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालडेरा। एकदम आसान शब्दों में समझिए कि जब किसी भी शंकु के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। जब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ज्वालामुख निकलता रहता है एक लंबे समय तक तो इसका मुख क्या होता है? बड़ा हो जाता है, तो उसी को कालडेरा कहा जाता है। और जब इस क्रेटर या कालडेरा में वर्षा होती है, वर्षा से पानी भर जाता है तो एक झील का निर्माण होता है। अगर क्रेटर रहता है तो क्रेटर झील कहा जाता है। और जब ज्वालामुख निकलते निकलते मुख चौड़ा होकर तब पानी भरता है तो उसे कालडेरा झील कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील है, वो कैसी झील है? वो क्रेटर झील ही है। और राजस्थान के पुष्कर झील है, वो कालडेरा झील है। इसी तरह से जैसे इंडोनेशिया में टोवा झील है। कौन सी? इंडोनेशिया में टोवा झील है, यह कालडेरा झील है। जापान में एरा झील है। कौन सा? जापान में एरा झील है, यह भी कालडेरा झील है। जापान में ही एक आसो झील है। कौन सा? आसो झील है। जापान में ही एक आसो झील है। यह झील विश्व का सबसे बड़ी कालडेरा झील है। कौन सी झील है? यह विश्व की सबसे बड़ी कालडेरा झील है। अगर इसकी परिधि की बात करें, तो 112 किलोमीटर इसकी परिधि है। कितना? 112 किलोमीटर इसकी परिधि है। 27 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है अधिकतम। मतलब कि इसका जो चौड़ाई है ये 27 किलोमीटर है। और परिधि का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा चारों तरफ का मुख 112 किलोमीटर का है। तो ये क्या है? आसो झील है या आसो कालडेरा। कहाँ पर है? ये जापान में है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। मतलब जब ज्वालामुखी का छोटा मुख रहता है तो उसे क्रेटर कहा जाता है। जब ज्वालामुखी निकलते निकलते मुख उसका बड़ा हो जाता है तो क्या? उसी को कालडेरा कहा जाता है। जब उसमें पानी भर जाता है तो क्रेटर झील या कालडेरा झील के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा अगर कालडेरा झील पूछे तो जापान का कौन सा है? जापान का आसो है। जापान का आसो कालडेरा है। अगर ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर की बात करें तो ये क्या है? पृथ्वी की भूसतह है। पृथ्वी की भूसतह पर जहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या? ज्वालामुखी जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्रों से जब जलवाष्प की गर्म फव्वारे निकलते हैं, जलवाष्प के गर्म फव्वारे निकलते हैं और इसी से धुएं निकलते हैं तो एक खूबसूरत आकृति का निर्माण होता है जिसे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है अमेरिका में एक प्रांत है। कौन सा? वियोमिंग प्रांत है। कौन सा फ्रेंड? वियोमिंग प्रांत है। इस प्रांत में एक पार्क है जिसे कहा जाता है येलो स्टोन पार्क। कौन? येलो स्टीन या स्टोन पार्क है। कौन सा? येलो स्टीन पार्क है। इस पार्क में एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसे कहा जाता है ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। क्या? ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर।
अब आप लोग कह रहे होंगे इंग्लिश शब्दावली बोल रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे ठीक इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में ही लिखकर प्रश्न पूछा गया है। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ है? तो अमेरिका के ये वियोंगिंग प्रांत के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत है, क्या सबसे खूबसूरत ग्लेशियर है। अगर धुआंरे की बात की जाए तो धुआंरे किसे कहा जाता है? जब ज्वालामुखी छिद्रों से जब ज्वालामुखी छिद्रों से केवल और केवल धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, स्मोक निकलता है, तो इसी को धुआंरे कहा जाता है। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में अमेरिका के अलास्का के कटमई क्षेत्र को, कौन सा? कटमई क्षेत्र को 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है, या वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। किसे? अमेरिका के अलास्का के कटमई क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआंरों की घाटी कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड ये हो गया, ग्लेशियर हो गया, धुआंरे हो गया, क्रेटर और कार्डेरा हो गया, शंकु हो गया। इस तरह से दरारी उद्भेदन भी हो गया, केंद्रीय उद्भेदन, या पृथ्वी के ऊपर की बात हो गई। अब पृथ्वी के अगर नीचे देखा जाए, भाई पृथ्वी के ऊपर अगर आकृति का निर्माण हो रहा है तो पृथ्वी के भीतर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए ज्वालामुखी क्रिया हो रही है और उसमें जलवाष्प और गैसों की मात्रा धीमी रहेगी, तो वह पृथ्वी को फोड़कर बाहर नहीं निकल पाएगी। इस स्थिति में जो भी मैग्मा रहेगा, जो भी लावा रहेगा, वो पृथ्वी के भीतर ही, जब अगर दरार पाया जाएगा, सांस कहीं पर पाएगा तो वहीं पर जम जाएगा। उसी से विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे अगर आंतरिक की बात की जाए तो जैसे है क्या? जैसे है बैथोलिथ। कौन सा? बैथोलिथ। कौन सा है फ्रेंड? बैथोलिथ है। बैथोलिथ का निर्माण होता है। उसके बाद लाइकोलिथ का निर्माण होता है। उसके बाद लाइपोलिथ का निर्माण होता है। सब में लिथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद फाइकोलिथ का निर्माण होता है। उसके बाद सिल का निर्माण होता है। उसके बाद डाइक का निर्माण होता है। और भी आकृतियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही पूछे जाते हैं। तब बैथोलिथ किसे का? देखिए सब में लिथ जुड़ा है। लिथ 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 लिथ, चार तो लिथ ही है। बैथोलिथ, लाइपोलिथ, फाइकोलिथ, सिल, डाइक, इस तरह से आंतरिक स्थल रूप हैं। ये बैथोलिथ क्या होता है? जब पृथ्वी के भीतर एक गुंबदाकार आकृति का निर्माण हो, मान लीजिए यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ से मैग्मा निकला, पृथ्वी के परत को फोड़कर बाहर नहीं निकल पाया, यहीं से एक दरार के द्वारा एक सांस मिला, यहीं पर क्या जाकर मैग्मा क्या जम गया, एक गुंबदाकार आकृति का निर्माण हुआ, जिसे कहा जाता है बैथोलिथ। वहीं पर लाइपोलिथ क्या होता है? तो लाइपोलिथ होता है, या लाइपोलिथ क्या होता है? ऐसे परत द्वारा क्या होती है? परत की तरह ये लाइपोलिथ जमा होती रहती है। लेकिन फिर कभी ज्वालामुखी अगर इसी पर आता है तो इसकी कुछ परतें उड़ जाती हैं। क्या? इसकी कुछ परतें उड़ जाती हैं जलवाष्प और गैसों के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर एक हल्के गुंबद के आकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है लाइपोलिथ। क्या कहा जाता है? लाइपोलिथ कहा जाता है। अगर लाइपोलिथ की बात की जाए तो लाइपोलिथ जैसे फ्रेंड्स, लाइपोलिथ एक तस्करी नुमा रचना बनती है। कैसी? एक तस्करी नुमा रचना बनती है, इसी को कहा जाता है लाइपोलिथ। क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी के भीतर एक तस्करी नुमा, पूछा जाता है तस्करी नुमा किसकी रचना होती है? तो लाइपोलिथ की। किसकी होती है? लाइपोलिथ की। और फाइकोलिथ क्या होता है? जब लावा या मैग्मा लहरदार जमता है। क्या? जब लावा या मैग्मा लहरदार जमता है, निर्माण होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? फाइकोलिथ के नाम से जाना जाता है। क्या? फाइकोलिथ के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे सिल किसे कहा जाता है? तो सिल फ्रेंड्स जब ये पृथ्वी के भीतर ही मैग्मा निकलता है, एक सिल के आकार में ऐसे ही क्या होता है? जम जाता है। एक सिल के आकार में ही ऐसे ही क्या होता है? जम जाता है पृथ्वी के कैसा? ये जमता है क्षैतिज।
क्षैतिज जब जम जाता है सिल के आकार में दरारों में पृथ्वी के भीतर, तो इसी को सिल के नाम से जाना जाता है। सिल नुमा जो जमता है तो इसी को सिल। अब जो शिवलिंग के आकार में ऐसे जम जाता है पृथ्वी के भीतर मैग्मा, तो इसी को डाइक कहा जाता है। तो इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक का स्वरूप हुआ। जब गुंबदाकार जमता है तो इसी को बैथोलिथ कहा जाता है। जब हल्का गुंबदाकार जमता है पृथ्वी के सतह को ज्वालामुखी आता है, परतों को उठा देता है जल वाष्प और गैस, तो इसी को लैपोलिथ कहा जाता है। जब तस्करी नुमा निर्माण होता है तो इसी को लैपोलिथ कहा जाता है। जब लहरदार दरारों में जब मैग्मा जमता है तो इसी को फैकोलिथ कहा जाता है। और जब इस क्षैतिज सिल के आकार का एक मैग्मा जब जमता है दरारों में तो इसी को सिल कहा जाता है। जब शिवलिंग के आकार का जमता है तो इसी को डाइक कहा जाता है। और ज्वालामुखी की जब ज्वालामुखी नली में जब मैग्मा जम जाता है तो इसी को ज्वालामुखी फलक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप हो गए। निर्मित स्थल रूप में दो प्रकार के हैं कि बाह्य स्थल रूप है, दूसरा आंतरिक स्थल रूप है। बाह्य स्थल रूप में केंद्रीय उद्भेदन है, दूसरा दरारी उद्गार है। कौन सा है? दरारी उद्गार है। दरारी उद्गार में जैसे क्या है, पठार ज्वालामुखी लावा या पठार का निर्माण होता है, मेसा बूटी का निर्माण होता है। जबकि केंद्रीय उद्भेदन द्वारा शंकु का निर्माण होता है, क्रेटर काल्डेरा का निर्माण होता है, ग्रेसर का निर्माण होता है, धुआरे का निर्माण होता है। जबकि आंतरिक स्थल रूप में बैथोलिथ का निर्माण होता है, लैकोलिथ का निर्माण होता है, लैपोलिथ का, फैकोलिथ का, सिल डाइक, इस तरह से विभिन्न आकृति का निर्माण होता है। और जब यही शंकु पर्वत के आकार का जब जम जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसी को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। और जब लावा पठार के आकार का जब जम जाता है, दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी द्वारा जब लावा एक लंबे क्षेत्र में जब जम जाता है, फैल जाता है, तो उसी को लावा पठार या ज्वालामुखी पठार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्लास अब समाप्त होती है। और आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों को जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं क्लासें लूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पिछली क्लास अगर अभी आप नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं पूरा विश्व का बताया हूं कि कहाँ कहाँ ज्वालामुखी, कौन से ज्वालामुखी पाए, जैसे फ्यूजियामा कहाँ पाया जाता है, क्राकोटावा कहाँ पाया जाता है, कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो, किलिमंजारो, एटना, स्ट्राम्बोली, इस तरह से जो भी ज्वालामुखी है मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से सभी मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये विभिन्न स्थल रूप निर्माण होते हैं, इसलिए मैं इसे भी आज आप लोगों को बता दिया। अगला टॉपिक जो होगा वो भूकंप होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।